हेलो डियर, आप लोग को पता है कि मैं आपको 70 वीडियो दे चुका हूँ। ठीक है ना, कितने वीडियो दे चुका हूँ? 70 वीडियो इससे पहले दे चुके हैं। तो अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिए। मैं बता दूँ, आपका जो है 5 तारीख का जो एग्ज़ाम था उसमें कुछ स्टूडेंट का हमें जो है फीडबैक देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर प्रश्न जो है थ्योरिकल टाइप से जो है पूछे जा रहे हैं। मतलब है एमसीक्यू ही है, आपको प्रश्न को टिक ही लगाने वाला, चुनने वाला ही, बट थियोरिकल टाइप्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कम्युनिटी से, उसके बाद मिडवाइफरी से। समझ गए? तो मैं इसीलिए जो है थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको जो है सारा बेहतर होगा। मैं बार बार इसीलिए कहता था कि थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए, घर पर पढ़िए। और अगर किसी का एमसीक्यू पढ़ते हैं तो थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू पढ़िए, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ। तो आप इधर उधर भटकिएगा तो दिक्कत होगा। एक लाइन का, एक वर्ड का क्या होता है, ये कैसे नाम से जानते हैं, वैसे क्वेश्चन नॉर्मल जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं वैसा क्वेश्चन जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। समझ गए? ज़्यादातर क्वेश्चन थियोरिकल बेस ही होगा। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वही जो है क्वेश्चन को बनाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता था कि आप लोग थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। किसी का एमसीक्यू भी देखिए तो अच्छा से समझाए, कॉन्सेप्ट वाला दे, वैसा के देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही देखिए। अगर मेरा अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं लगता है तो कहीं भी देखिए, लेकिन बेहतर देखिए। समझ गए? तो चलिए, कोशिश अब बचे हुए जिनका 11 और 12 का एग्ज़ाम है, तो बचे हुए समय जो है कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरिकल क्वेश्चन आए। 30 ही क्वेश्चन लाएँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन से क्वेश्चन लाएँ ताकि आपको समझाने में भी अच्छा रहे और आप समझ सकें। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आगे प्रश्न है, चूँकि हम लोग 70 वीडियो जो किए थे वहाँ पे बताए थे कि ये सीरीज़ में 51 क्वेश्चन तक किए थे। ठीक है? 70वां नंबर के वीडियो में। वहाँ पे आज हम लोग 52 से करेंगे। ठीक है? जो कि आपका यह 71 नंबर का वीडियो है, अगले वीडियो में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है? चलिए, कहता है निम्न में से एआरटी में यूज एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है। एआरटी का फुल फॉर्म, इसमें उपयोग होने वाली ड्रग कौन सा है? तो माय डियर, जीडोवुडिन जो होता है, जीडोवुडिन जो होता है, यह एआरटी में इस्तेमाल किया जाता है। रिफाम्पिन हो गया, आइसोनिजाइड हो गया, यह आपके डॉट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है? डॉट्स में। उसके बाद डेप्सोन होता है जो आपके इस्तेमाल किस में किया जाता है? एमडीटी में किया जाता है। जो आपका डेप्सोन किसको ट्रीटमेंट करता है? लेप्रोसी का। आइसोनिजाइड रिफाम्पिसिन किसका ट्रीटमेंट करता है? टीबी वाले का। समझ गए? रिफाम्पिसिन जो है आपको चलता है किसमें? एमडीटी और डॉट्स दोनों में चलने वाला है, जो कि 51 नंबर के प्रश्न में वही था। तो रिफाम्पिसिन दोनों में चलता है, तो यह टीबी और कुष्ठ दोनों में चलता है। जूडोवुडिन जो है यह एड्स जिसको हुआ रहता है तो उसमें एआरटी थेरेपी में जीडोवुडिन दिया जाता है। समझ गए? आगे चलिए, इस प्रकार से समझिए। 53 है, कहता है एमडीटी और डॉट्स क्रमशः किन डिजीज से प्रोटेक्ट करती है? तो माय डियर, एमडीटी और जो डॉट्स होता है, तो एम डॉट्स तो आपका जो है टीबी के लिए है, पता है, और एमडीटी जो है आपके लेप्रोसी का है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके, आगे चलिए। एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझिए, बेहतर रहेगा। ठीक है ना? 54 है, प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स क्या होता है? माय डियर, प्रोटीन्स आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। प्रोटीन क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रॉन्ट्स होता है। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में आप लोग को देना है। ठीक है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि माय डियर, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वह आपके बॉडी के ऊर्जा के लिए, समझ गए, बॉडी के जो है वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, यह सब जो है आपका क्या है? ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ठीक है? मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। जबकि आपसे खनिज पूछा जाए, विटामिन्स पूछा जाए, तो वह आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। समझ गए? मतलब भोजन के द्वारा या किसी सोर्स के द्वारा आपको बहुत कम मात्रा में शरीर को मिले तो वह जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, सूक्ष्म रूप में मिलता है। और मैक्रो का मतलब होता है कि जो ज़्यादा मिलता है भोजन से या कोई भी चीज़ से, तो वह जो है मैक्रो। तो प्रोटीन भी जो है आप बहुत ज़्यादा लेते हैं, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा खाइए। ठीक है? चावल रोटी खाइएगा, प्रोटीन भरपूर रहता है, तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। समझ गए? आगे चलिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर का प्रश्न है, कहता है मिल्क, मीट, एग, पल्स आदि किस न्यूट्रिएंट्स के अच्छे स्रोत है? तो आपको पता है मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, पल्स हो गया, ये सब आपका प्रोटीन इस सब में भरपूर होता है। तो प्रोटीन जो है आपका अच्छा होगा। ठीक है? आगे है पालक रहता तो वहाँ पे आयरन होता। ठीक है ना? पालक रहता तो आयरन होता। गाजर उजर जो होता है विटामिन उसमें पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे पदार्थ में होता है। समझ गए? तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है?
आगे है 56 नंबर, कहता है कि लीवर, बटर, कैरोट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आदि किस न्यूट्रिएंट के गुड सोर्स है। तो माय डियर बटर हो गया, समझ गए, कैरोट गाजल वही, ग्रीन लीफ हो गया, ग्रीन लीफ का जो वेजिटेबल होता है, लीवर हो गया, यह सब विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आपके सामने में है, एग्जाम्पल में पूछ देगा कि इनमें से कौन सा एक अच्छा उदाहरण है विटामिन ए का, तो आपके सामने में है, समझ गए। आगे है, कहेगा निम्न में से सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल क्या है। सिंपल वसा मतलब साधारण वसा सिंपल लिपिड का क्या उदाहरण है। ट्राइग्लाइसरीड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, एमिनो एसिड। तो माय डियर इनमें सबसे जो सिंपल लिपिड है वह है ट्राइग्लाइसेराइड्स, ठीक है, ट्राइग्लिसरेलाइड याद रखिएगा। 58 है, कहता है लैक्टेशन के दौरान एक महिला की डेली कैलोरीन जो है रिक्वायरमेंट एक समान महिला की तुलना में कितना होता है। लैक्टेशन का मतलब है कि जो स्तनपान करा रही महिला होती है, तो स्तनपान जब तक वो कराती रहती है तो उसका डेली कैलोरीन रिक्वायरमेंट जो है एक समान महिला की तुलना में क्या होता है, कम होती है, ज़्यादा होती है, बराबर होती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जो महिला स्तनपान कराती है उसका डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल महिला की तुलना में ज़्यादा होती है, ज़्यादा चाहिए, समझ गए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। 59 है, कहता है निम्न में से कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल क्या है। तो कंपाउंड लिपिड का एग्जाम देखिए, सिंपल लिपिड ऊपर पूछा है तो ट्राइग्लिसराइड जो है आपका सिंपल लिपिड है। अगर आपसे कंपाउंड लिपिड, लिपिड मतलब होता है शरीर में बनने वाला वसा, ठीक है, तो आपका जब लिपिड टेस्ट होता है ना तो इनमें ट्राइग्लिसरीड भी रहता है, समझ गए, कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, फॉस्फोलिपिड भी रहता है। तो कंपाउंड लिपिड कौन होता है, तो माय डियर कंपाउंड लिपिड आपका फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड है। 60 नंबर है, निम्न में से डिलीवर्ड लिपिड का एग्जाम्पल है। देखिए मैंने बताया सिंपल लिपिड, मैंने बताया कॉम्प्लेक्स लिपिड, मैंने बताया डेरिवाइड लिपिड, ठीक है। तो डेरिवाइड लिपिड जो होता है वह आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है डेरिवाइड लिपिड होता है। और माय डियर यही लिपिड सब अगर आपके बॉडी में बढ़ जाता है ना तो आपको जो है दम फूलने लगेगा, सांस फूलने लगेगा, ठीक है, हार्ट ब्लॉकेज करेगा, आर्टरी ब्लॉकेज करेगा, और हार्ट डिजीज के लिए सबसे बड़ा जो कारण होता है कोलेस्ट्रॉल लिपिड का ही बढ़ना, समझ गए। तो आपको मैंने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और डेरिवाइड सब लिपिड के एग्जाम्पल बता दिए। अगर कोई भी पूछेगा तो आंसर मार दीजिएगा। आगे है, निम्न में से इम्पॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड क्या है। तो फैटी एसिड जो होता है इम्पॉर्टेंट वह होता है लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलिक एसिड जो होता है वह आपका इम्पॉर्टेंट इसेंशियल फैटी एसिड है। ओके। 62 है, निम्न में से किस सबस्टांस का संबंध प्रोटीन से है, मतलब किस पदार्थ का संबंध जो है प्रोटीन से है, ठीक है। तो एमिनो एसिड जो है आपका वह प्रोटीन से है। मैंने बार बार बताया कि एमिनो एसिड से पूछे तो प्रोटीन और प्रोटीन से पूछे तो एमिनो एसिड, बस आंख मूंद के मार देना है, ठीक है। 63 है, यहाँ पे कहता है निम्न में से लिनोलिक एसिड का डाइटरी सोर्स क्या है, मतलब कहाँ से सबसे ज़्यादा लिनोलिक एसिड मिलता है। तो सैफर आयल से, ठीक है, सैफर आयल से भी, सीसम आयल से भी, सनफ्लावर आयल से भी। तो जितने भी आयल है वहाँ से आपको लिनोइक एसिड मिलता है बहुत ज़्यादा। और लिनोइक एसिड क्या है, अभी ऊपर में आप लोग लिनोनिक एसिड, लिनोइक एसिड क्या है, लिनोइक एसिड जो है आपका एक फैटी एसिड है, पता होना चाहिए, समझ गए। आगे है, कहता है 64 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा, निम्न में से हाई फैट डाइट के कंजप्शन से होने वाला डिजीज कौन सा है। अगर आप हाई फैट डाइट लेते हैं मतलब उच्च बसीय भोजन लेते हैं जिसमें वसा का मात्रा अधिक हो तो वह आपके हार्ट डिजीज करता है। और कोरोनरी हार्ट डिजीज एक हार्ट का काफ़ी खतरनाक बीमारी है जिसमें आपका जो कोरोनरी आर्टरी धमनी होता है ब्लॉकेज होता है और हार्ट के तरफ ब्लड को जाने से रोकता है, फिर आपका हार्ट अटैक आता है, ठीक है। निम्न में से माइक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जाम्पल नहीं है। अब देख लीजिए मैंने आपको बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन नहीं होगा, तो विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो है आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, माइक्रो होता है क्योंकि ये भोजन से बहुत कम मिलता है। तो विटामिन्स ही होगा जो आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होगा। यह कौन होगा, यह आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, यह माइक्रो न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात कहेगा तो प्रोटीन होगा, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ये सब भोजन में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। लेकिन विटामिन खनिज कम होता है, समझ गए ना, इसीलिए इसके कमी से देखते होइएगा कि आदमी को दिक्कत होने लगता है। निम्न में से गर्भाशय के सबसे मस्कुलर लेयर कौन है। तो गर्भाशय के जो मसल्स लेयर होता है वो आपका मायोमेट्रियम बीच वाला लेयर होता है जिसे मस्कुलर लेयर कहते हैं, समझ गए। उसी में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा रहता है। एक महिला में ब्रोक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन मौजूद होता है गर्भ अवस्था के दौरान, ब्रोक्सटन हिक्स संकुचन, समझ गए।
गर्भावस्था के दौरान होता है। आगे है, कहता है एक नर मनुष्य में मतलब एक पुरुष में पाया जाने वाला क्रोमोसोम्स है किस प्रकार का। तो आपको पता है कि पुरुष में एक्स और वाई होता है, महिला में एक्स एक्स होता है, समझ गए। और कुल मिला के आपको 23 जोड़ी होता है संख्या में, पेयर में जो है आपके 23 जोड़ी होता है, संख्या में 46 होता है। तो ये तो 44 हो गया, पुरुष का एक्स वाई मिलता है तो यही आपका 46 हो जाता है, समझ गए। तो ध्यान में आपको अगर महिला रहता तो एक्स एक्स होता। उसी प्रकार से महिला का पूछ रहा है, तो महिला में 44 और प्लस एक्स एक्स होगा तो 46 हो जाएगा। चूँकि एक्स एक्स जो महिला में पाया जाता है, और लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मान गए महिला का एक्स एक्स, ठीक है, अंडाणु से, पुरुष के शुक्राणु से जो है एक्स और वाई पाया जाता है, ठीक है। अब मान गए महिला से ये एक्स निकला, ठीक है, और पुरुष के स्पर्म से ये वाई क्रोमोसोम निकला। अब ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बच्चा जो है लड़का होगा। अगर मान गए लिंग निर्धारण में पुरुष से भी जो है आपके क्या हो गए, एक्स निकला क्रोमोसोम, और महिलाओं से भी जो है एक्स निकला, और ये दोनों मिल के लड़की कर देता है, लड़की जन्म लेता है, ठीक है। तो यही जो है आपके निर्धारण होता है, समझ गए। आगे चलिए, आगे यहाँ पे कहता है 70 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से फीटल स्कल में पाए जाने वाला, कहता है पोस्टेरियर फ्रंटली का निर्माण किस सूचर द्वारा होता है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि सूचर्स के बारे में पढ़ा चुके हैं, पेल्विस के बारे में पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा चुके हैं, प्रॉपर वीडियो दिए हैं। तो नहीं देखे हैं जाके ज़रूर देखिए, मैं चित्र बना दिया हूँ, बच्चा का खोपड़ी का चित्र उस पर दे दिए हैं। बहुत लोग नहीं देखे हैं और क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो जो भ्रूण के जो खोपड़ी है उसके पीछे वाला जो फ्रंटली होता है, वह जो है आपके ए और बी, लेम्बॉयड और सेजाइटल दोनों प्रकार के सूचल बनाता है, क्योंकि सूचर जो है आपका दोनों साइड होता है, समझ गए ना, दोनों साइड जो ज्वाइंट होता है। 71 है, एक महिला में लेबर की सेकेंड स्टेज के दौरान घटने वाली मुख्य घटना क्या है। अब देखिए इसी प्रकार से जो है आपके थियोरिकल प्रश्न पूछते हैं, समझ गए। पूछ देगा एक महिला में लेबर की सेकेंड स्टेज में जो है, अब आपको पढ़ा चुके हैं कि लेबर के कितने स्टेज होते हैं टोटल, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। एक महिला में लेबर प्रसव की जो सेकेंड स्टेज होता है उसके दौरान घटित होने वाला जो घटना है वह कौन सी घटना है, क्या होता है सेकेंड स्टेज में। तो माय डियर सेकेंड स्टेज में जो होता है वह गर्भस्थ शिशु का जन्म होता है। तृतीय स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा वगैरह जो है बाहर निकल जाता है, समझ गए, अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है। सेकेंड स्टेज में बच्चे का जन्म होता है, समझ गए, ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स में डिलेशन होता है, समझ गए, पेन होता है, तो ये चीज़ें होता है। 72 है, फिर थियोरिकल है, कहता है गर्भ में पल रहे शिशु गर्भ प्रस्तुति प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं। मतलब गर्भ के प्रस्तुति बच्चा किस स्थिति में है, किस पोजीशन में है, यही प्रेजेंटेशन को बताता है। तो इससे आप क्या समझते हैं। तो फीटस भ्रूण का वह भाग जो गर्भाशय के निचले सिरे लोअर पोल में स्थित होता है, ठीक है। तो देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि बच्चा का जो छोर है वह यूट्रस के निचले एरिया में कौन सा छोर है, समझ गए ना, यानी गर्भस्थ शिशु का वह भाग जो यूट्रस के निचले एरिया में हो, जो मुंह वाले एरिया में हो, जहां से बच्चा जो है बाहर निकलने वाला होता है, ठीक है ना। अगर मान के बच्चा का निचले एरिया में अगर पैर होगा, ठीक है, अगर पैर होगा तो उसे ही हम लोग ब्रीच पोजीशन कहते हैं, उसी में बट्टक आगे बाहर निकलता है। अगर सिर अगर नीचा होता है तो उसे सिफेलिक कहते हैं और ये सबसे अच्छा माना जाता है, समझ गए ना। आगे चलिए, 73 नंबर कहता है यूट्रस में फीटस के लंब अक्ष यानी वर्टेक्स का मातृत्व स्पाइन या गर्भाशय के लंब अक्ष से संबंध क्या कहलाता है। कहता है यूट्रस में फीटस के लंब अक्ष व मातृत्व स्पाइन या गर्भाशय के लंब अक्ष के बीच का संबंध क्या कहलाता है, समझ गए ना। यानी माँ के स्पाइन और यूट्रस के जो वर्टेक्स पोजीशन है उन दोनों के बीच का जो पोजीशन होता है क्या कहलाता है, तो वह लाई पोजीशन कहलाता है, समझ गए। आगे है 74 नंबर, कहता है एक महिला के मूत्र में HCG की उपस्थिति किस स्थिति को इंगित करता है। तो HCG जो आपको पढ़ा चुके हैं ह्यूमन ग्रोडोनिन, समझ गए ना, आपको ये पढ़ा चुके हैं। HCG वाला यह एक हार्मोन है जो ये यूरिन में उपस्थित होता है तो महिला के प्रेग्नेंट होने की स्थिति को इंगित करता है, समझ गए। 75 है, कहता है सूतिका अवस्था के दौरान, समझ गए ना, महिला को दी जाने वाली एडवाइस में शामिल नहीं है। मतलब सूतिका अवस्था का मतलब समझ रहे हैं कि बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने के 42 दिन के जो समय होता है वह आपका सूतिका अवस्था होता है, 4 से 6 सप्ताह का। उसमें
एडवाइस में क्या नहीं शामिल है? तो क्या नहीं शामिल है मतलब अपने नियोनेट को 4 वीक के इंटरनल पर टीटी को 2 वैक्सीन लगाना, ठीक है। तो ये जो है आपका गलत है। टीटी का टीका ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा में जो है आपको 4 वीक्स के अंदर लगते ही हैं, लगते नहीं, ठीक है। तो पर्याप्त आराम की सलाह सूतिकावस्था में ये दिया जाएगा। समझिए, सूतिकावस्था में पर्याप्त आराम की ज़रूरत होती है। शुरुआती 6 महीने तक नवजात को केवल स्वयं दूध पिलाने की सलाह, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सलाह दे सकते हैं। प्रसव के बाद व्यायाम के संबंध में सलाह, बिल्कुल व्यायाम एक्सरसाइज करने का भी सलाह देना चाहिए, पेल्विक एक्सरसाइज वगैरह का। लेकिन ये वाला गलत है, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। 76 कहता है एक डिलीवरी घर पर हुई है तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा को फर्स्ट होम विजिट कब करनी चाहिए? मतलब अगर घर पर डिलीवरी हुआ है तो एएनएम अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता को प्रथम जो विजिट होने चाहिए देखने के लिए वह 24 घंटे के अंदर करनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। कहता है आगे है प्रश्न, कहता है प्रसव के बाद होम विजिट के दौरान महिला को दी जाने वाली नवजात से संबंधित सलाहों में क्या शामिल नहीं है? तो पहले देखते हैं क्या नहीं शामिल है। 3 मंथ की एज पर वीनिंग स्टार्ट करना, और ये जो है आपको कॉमन भी जानते हैं, स्तनपान वीनिंग तो 6 महीने में स्टार्ट करते हैं, समझ गए। 3 महीने में तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ऐसे भी गलत है। और दूसरी चीज़ें अब हम इसको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है कि होम विजिट के दौरान महिला को दी जाने वाली नवजात से संबंधित सलाह क्या नहीं है? तो क्या नहीं है तो देख लिए। अब क्या है ये देखिए। तो एक महिला को नवजात से संबंधित सलाह में क्या देंगे? महिला को अपने नियोनेट को दिन में कम से कम 6 से 7 बार तथा रात में कम से कम 2 से 3 बार स्तनपान कराने की सलाह देना। ये बातें सही है, ध्यान से देख लीजिए। दिन में इतना और रात में कम से कम इतना बार स्तनपान करवानी चाहिए नियोनेट को। डिमांड फीडिंग को प्राथमिकता देने की सलाह, ठीक है। नवजात को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार सभी टीके समय पर लगवाने के लिए सलाह, ये भी बातें सही है। तो ये सब सही है, बाकी एक तो गलत था जिसको देखिए। 78 है, कहता है मिकोनियम से आप क्या समझते हैं? आपको पता है मिकोनियम जो होता है वह आपके नियोनेट द्वारा त्यागने वाला प्रथम मल को हम लोग मिकोनियम कहते हैं, समझ गए। आगे चलिए देखते हैं। आगे का प्रश्न है आपके सामने, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया से ग्रसित महिला का हीमोग्लोबिन स्तर कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। एक प्रेग्नेंट वोमेन को डायूरेटिक ड्रग क्यों दी जाती है? तो डायूरेटिक ड्रग इसीलिए देते हैं कि मूत्र त्याग को बढ़ाने के लिए, सूजन को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो है हम क्या करते हैं, एक प्रेग्नेंट को डायूरेटिक दवाइयाँ देते हैं। सीमेन के पीएच क्या होता है? तो सीमेन जो है माय डियर हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। और जो भैजीना होता है अम्लीय होता है, तभी क्षारीय और अम्लीय मिलकर उदासीन करता है। 82 है, कहता है माय डियर कि प्राकृतिक गर्भ निरोधन नेचुरल कंट्रासेप्शन के रिदम मेथड में लास्ट रिक्स डे कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है कि नेचुरल कंट्रासेप्शन के रिदम मेथड के समझ रहे हैं कि उसमें अगर लास्ट रिक्स डे कैलकुलेट करने का फार्मूला निकालना हो तो लॉन्गेस्ट साइकिल -10, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइकिल -10 करना है आपको, समझ गए। आगे है 83 नंबर का प्रश्न, बहुत अच्छा है। यदि महिला के पिछले 6 मंथ की लॉन्गेस्ट साइकिल की अवधि 30 दिन है तो कैलेंडर मेथड के अनुसार लास्ट रिस्क डे कितना होगा? तो माय डियर आपको पता है, मैं बता चुका हूँ कि 10 घटाना है, लास्ट साइकिल से 10 घटाना है। तो MC का 20वां दिन 10 घटा दीजिए, 20वां दिन आपका आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे चलिए। 84 नंबर का प्रश्न है, एक मेल द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कंडोम का यूज कब करना चाहिए? पेनिस वेजिना में इंसर्ट करने से पूर्व। तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि कंडोम का इस्तेमाल ऐसा नहीं है, आपको पेनिस वेजिना में इंसर्ट करने से पहले, यानी यूँ कहा जाए तो सेक्स रिलेशन बनाने से पूर्व ही इंसर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे है, निम्न में से कंट्रासेप्शन का कौन सा मेथड सेक्सुअल प्लेजर को कम कर सकता है? तो जो आपको जो है इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट रूप से। तो माय डियर जो है निम्न में से कौन सा कंट्रासेप्शन का मेथड सेक्सुअल प्लेजर मतलब होता है खुशी, समझ गए, खुशी को कम कर सकता है? तो वह एक कंडोम होता है जो आपके कम कर सकता है आपके खुशी को, समझ गए। आगे है 86 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जैसे माला डी लेने का शेड्यूल है। माला डी लेने का शेड्यूल क्या है? तो माला डी लेने का शेड्यूल है प्रतिदिन 1 गोली का, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने आपको आज लगभग मैंने 35 प्रश्न यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। 35 प्रश्न आपको जो है इसको
पूरा थ्योरिकल प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि सीधा हाँ एक लाइन का है फलाना चीज़ क्या होता है, 4 ऑप्शन है, चिलाना चीज़ क्या होता है, ए पीएससी का जनसंख्या कितना होता है, ए मतलब हम आपको ए टू जेड हल्का से लेके भारी तक पढ़ा दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 70 वीडियो में कम से कम मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि 1 से लेकर 20 वीडियो तक जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है 1 से 20 वीडियो को रिवीजन कर लीजिए, आपका जो है बहुत चीज़ नॉलेज आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, समझ गए। बाकी ये जो कंटिन्यू चला रहे हैं इसको भी देखना है और 1 से लेकर 20 तक भी आपको कंटिन्यू देखना है, समझ गए। चलिए बाकी समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।